Good day to everyone watching my video and welcome back to my YouTube channel. आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है पॉवर्टी, गरीबी, लेकिन उससे जुड़े दो टॉपिक हम आज कवर करेंगे। वो है उसके मेजर्स, उसके मापन और उसका विशियस सर्कल यानी कि दुष्चक्र। इससे पहले वाले वीडियो में हमें पॉवर्टी का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स और उसके कॉजेज देखे थे, और इस वीडियो के बाद हमारा पॉवर्टी का मेन टॉपिक फिनिश अप हो जाएगा। ये बीकॉम फर्स्ट ईयर एमएलएससी सिलेबस के अकॉर्डिंगली है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। विशियस सर्कल, जैसे कि हम दुष्चक्र कहते हैं, ये होता क्या है? आई एम नॉट टॉकिंग विद रेफरेंस टू पॉवर्टी राइट नाउ, गरीबी को नहीं, बट एक विशियस सर्कल, एक दुष्चक्र ऐसा होता है जिसमें कोई भी अर्थव्यवस्था या कोई भी इंसान अगर एक बार आ गया तो उसके अंदर ही रहता है और उससे बाहर निकल नहीं पाता। उसे दुष्चक्र कहते हैं। एक ऐसा ट्रैप जिसमें जनरली हम देखते हैं कि गरीब और अंडर डेवलप्ड या अविकसित देश या अविकसित इंसान उसके अंदर फंसता है और वो उससे बाहर नहीं निकल पाता और जिंदगी भर वो उसी स्थिति में रहता है। अब विशियस सर्कल पॉवर्टी या गरीबी के रेफरेंस में क्या है? प्रोफेसर नर्क ने एक बहुत ही सही बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि अविकसित देशों में गरीबी के दुष्चक्र की समस्या के साथ पूंजी निर्माण की समस्या को पाया जाता है। मतलब पॉवर्टी एंड कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण और गरीबी एक दुष्चक्र है जो साथ में चलते हैं किसी भी अविकसित देश में। उनका ये मानना था कि ये चक्र रिस्पॉन्सिबल है पिछड़ेपन का, जिम्मेदार है बैकवर्डनेस का, जो कि हमें इन देशों में देखी जाती है। व्हाट ही फोकस्ड कि कैपिटल फॉर्मेशन एंड पॉवर्टी, ये दोनों इस विशियस सर्कल के एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं जो साथ में चलते हैं और देश को पिछड़ेपन में रहने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, विशियस सर्कल पॉवर्टी का होता क्या है? उन्होंने कुछ एलिमेंट्स दिए थे। पॉवर्टी सर्व्स एज अ कॉज ऑफ पॉवर्टी। हम कब कहते हैं कि हम गरीबी के दुष्चक्र में अकड़ गए हैं, जकड़ गए हैं? जब गरीबी के कारण के रूप में कार्य करती है। मतलब पॉवर्टी ही पॉवर्टी का कॉज है। दूसरा, ये एक ऐसी गतिविधि है जिसकी शुरुआत गरीबी है और अंत भी। मतलब आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, वो भी गरीबी में रह के कर रहे हो और अंत तक उस एक्टिविटी में आप गरीबी के अंदर ही रहोगे। उनका ये मानना था कि अ कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। ये सब दुष्चक्र के अंदर आता है कि आप गरीबी का दुष्चक्र कब देखते हैं? जब ये एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। पॉवर्टी ब्रीड्स इटसेल्फ, ब्रीडिंग अपने आप को जन्म देती रहती। ब्रीड जैसे हम बोलते हैं ना, ब्रीडिंग इज लाइक गिविंग बर्थ। तो पॉवर्टी गिव्स बर्थ टू पॉवर्टी इटसेल्फ एंड पॉवर्टी इज द रिजल्ट ऑफ पॉवर्टी। गरीबी ही गरीबी का परिणाम है। ये विशियस सर्कल के एलिमेंट्स के रूप में या विशियस सर्कल की कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में कहे जाते हैं। नाउ, विशियस सर्कल को दो पहलुओं से हम देखते हैं, उनको समझते हैं। पॉवर्टी के विशियस सर्कल के दो पहलू क्या हैं? एक है पूर्ति या पूर्ति साइड विच इज सप्लाई साइड, और दूसरा है डिमांड यानी कि मांग की साइड। अब सप्लाई साइड में हम प्रोड्यूसर के एंगल से पढ़ेंगे और डिमांड साइड में हम कंज्यूमर के एंगल से पढ़ेंगे। अल्टीमेटली ये दोनों सर्कल्स में एक एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या हैं? कॉमन है। जैसे अब आप देखिए, सबसे पहले हमने लिया सप्लाई का। पूर्ति के दृष्टिकोण से दुष्चक्र गरीबी का कैसा है? अब ये सर्कल है, ये चक्र है, इसका मतलब इसकी शुरुआत और अंत का पता नहीं होता। आप कहीं से भी शुरू करें, पूरा सर्कल घूमता रहेगा। लाइक इफ आई से, लेट्स से पॉवर्टी है, लो इनकम है, लोगों की क्या है? कम आय है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सप्लाई साइड से, मतलब प्रोड्यूसर के एंगल से। अगर हम इस चीज़ को स्टडी करें तो अगर लोगों के पास कम कमाई है तो वो खर्च करेंगे। खर्च तो करना है क्योंकि अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरा करनी है, लेकिन अगर खर्च हो रहा है तो बचत के नाम पे उनके पास ज़ीरो होगा या बहुत ही कम नेग्लिजिबल लेवल तक उनकी सेविंग होगी। जब सेविंग नहीं है, हम लोग बैंक्स में पढ़ते हैं या हम बैंकिंग टॉपिक में पढ़ते हैं, सेविंग ही इन्वेस्टमेंट बनाती है। जो हमारी बचत होती है वो बैंकों के द्वारा, फाइनेंशियल मार्केट के द्वारा प्रोड्यूसर्स के पास जाती है, जो उनके लिए पैसा बनती है। तो अगर सेविंग ज़ीरो है या कम है तो इन्वेस्टमेंट और निवेश भी क्या हो जाएगा? कम। जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो कैपिटल कहाँ से मिलेगी? कैपिटल फॉर्म कैसे होगी? तो कैपिटल का रेट भी क्या हो गया? कम। और जब पैसा ही नहीं है, पूंजी निर्माण का दर ही कम है, तो प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ेगी कैसे? और जब उत्पादकता ही नहीं है तो लोगों को पैसे मिलेंगे कैसे? अल्टीमेटली फिर इनकम क्या हो जाएगी? लो।
तो ये दुष्चक्र है सप्लाई पूर्ति साइड से, उस हिसाब से, उस पक्ष से कैसे गरीबी वापस से गरीबी को जनरेट करती है। इसी तरह से अगर हम पढ़े मांग के पक्ष में, अब मैंने कहा था सप्लाई और डिमांड में खाली एक एलिमेंट चेंज होगा, बाकी सारे सेम रहेंगे, और वो एलिमेंट यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी अगर हम इस दुष्चक्र की बात करें, इनकम कम है, हमने एक एंगल लिया, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर इनकम कम है तो लोग सेविंग कम करेंगे। अगर इनकम कम है तो डेफिनेटली आप ज़्यादा मांग नहीं कर सकते। एज अ कंज्यूमर सोचो, एक उपभोक्ता के पक्ष में आके सोचो कि अगर आपके पास कम आय है तो आप अननेसेसरी चीज़ों पे खर्चा नहीं करोगे, बेसिक बेसिक नेसेसिटी पे खर्चा करोगे, तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम, उत्पादन की मांग क्या हो जाएगी, कम। अगर अगर डिमांड कम है तो इन्वेस्टमेंट भी तो कम होगा, क्योंकि जब डिमांड ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा क्या। इन्वेस्टमेंट कम होगा तो पूंजी का दर कम रहेगा, और अगर पूंजी का दर कम रहेगा तो प्रोडक्शन क्या होगा, लो। वहाँ पे था लो प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता कम थी, यहाँ पे उत्पादन कम होगा, क्यों, क्योंकि डिमांड कम है तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लो। और जब प्रोडक्शन लो होता है तो आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करिए, मजदूरों को कम तनख्वाह मिलेगी, या बोल सकते हैं कुछ मजदूरों को पैसे नहीं दिए जाएंगे, उन्हें जॉब से निकाला जाएगा, मतलब आप ओवरऑल क्या बोल सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम क्या हो जाएगी, कम। कम इनकम है, फिर कम खर्चे होंगे, कम खर्चे होंगे, फिर कम डिमांड रहेगी, कम डिमांड रहेगी तो पूंजी दर नहीं बढ़ेगा, पूंजी दर नहीं पड़ेगा तो उत्पादन फिर से नहीं पड़ेगा। तो ये है मांग के पक्ष से हमारा गरीबी का दुष्चक्र। अब सबसे बड़ा ये सवाल आता है कि विशियस सर्कल का रीजन क्या है। विशियस सर्कल का रीजन है लो लेवल ऑफ एक्टिविटीज। हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम, यहाँ पे हम एक संतुलन बिंदु की बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम संतुलन बिंदु, इसे हम संतुलन बोलते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होता है जहाँ पे हमारी एग्रीगेट डिमांड, हमारी कुल मांग, हमारी कुल सप्लाई के बराबर होती है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं उसे इक्विलिब्रियम या संतुलन बिंदु कहा जाता है। अब ये संतुलन बिंदु एक पॉवर्टी, अविकसित देश में अनएम्प्लॉयमेंट में भी रहता है, मतलब ये फुल एम्प्लॉयमेंट में, पूर्ण रोजगार की स्थिति में नहीं होता। मांग कम है तो पूर्ति भी कम रहेगी, डिमांड कम है तो सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी, डिमांड और सप्लाई तो इक्वल हो जाएंगे, लेकिन कुल मिला के उस इकोनॉमी में, उस अर्थव्यवस्था में गतिविधियों में कमी दिखेगी, देयर वुड बी लो लेवल ऑफ एक्टिविटीज। और क्योंकि एक्टिविटीज कम होती है तो अल्टीमेटली एंड रिजल्ट क्या रहता है, एक्टिविटीज कम है तो डिमांड कम रहेगी, प्रोडक्शन कम रहेगा, कैपिटल फॉर्मेशन कम रहेगी, लेकिन इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम आ रहा है बट वो लो लेवल पे आ रहा है, यू नीड टू रिमेंबर दैट की द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, उसका रीजन है इक्विलिब्रियम है बट एट अ वेरी लो लेवल, इसे कहते हैं लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। प्रोफेसर नक्से ने एक बात और कही थी, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इज एन इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस एलिमेंट्स, जो भी वित्तीय तत्व हैं उनके बीच के संबंधों का सूचक है। दीज एलिमेंट्स आर एक्शन एंड रिएक्शन, ये आपस में कार्रवाई भी करते हैं और प्रतिक्रिया भी करते हैं, मतलब दे पुट अप एक्शन, उन्हीं से रिएक्शन आता है, और इसके कारण पॉवर्टी का ट्रैप हमेशा गरीबी को या गरीब को जकड़ के रखता है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, ये विशियस सर्कल मनी रिलेशनशिप्स सबके बीच, सारे तत्वों के बीच में डिफाइन करता है। इसी रिलेशनशिप या इसी सर्कल के अंदर एक एक्शन उसका रिएक्शन जनरेट करता है, और गरीबी के जाल में एक गरीब फंसता जाता है। अब सवाल आता है इस विशियस सर्कल को ब्रेक कैसे किया जाए। नॉर्मली किसी भी वीडियो में आप देखेंगे तो वहाँ पे हर जगह सप्लाई साइड पे ही फोकस होता है, इसमें हम 2 पॉइंट डिमांड साइड के भी ले रहे हैं। ये डिमांड साइड के जो पॉइंट्स हैं ये अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने दिए हैं। जैसे यहाँ पे इनिशियली मैं बात कर रही हूँ, कहा गया था ये 2 एंगल एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे। डिमांड साइड में या तो आप इस एंगल को लो या इस एंगल को। पहला ये कहा जाता है विशियस सर्कल को ब्रेक करने का एक तरीका है इक्वल डेवलपमेंट, हर उद्योग में समान विकास। अब पहला और दूसरा एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन हम दोनों में से किसी एक को अपना सकते हैं, दोनों को नहीं अपना सकते, क्योंकि दोनों के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। अगर हम पहले की बात करें तो अगर हर उद्योग में समान विकास होगा तो हम कहते हैं म्यूचुअल लेवल पे, मतलब हर उद्योग में समानता से, आपसी संबंध से अगर आप देखेंगे तो इनकम का लेवल बढ़ेगा, और अगर इनकम का लेवल बढ़ेगा तो लोग खर्च ज़्यादा करेंगे, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज अगर डेवलप हो रही हैं, तरक्की कर रही हैं,
तो हर इंडस्ट्री में जो भी लेबर है, जितने भी फैक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, उन सब के पास इनकम बढ़ती जाएगी, तो आपस में उनकी कंजम्पशन की पावर बढ़ जाएगी। या तो ये रिलेशनशिप का डिमांड साइड लीजिए, वरना दूसरा लीजिए अनइक्वल डेवलपमेंट। अनइक्वल डेवलपमेंट का मतलब है जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं, आप उन्हीं प्रमुख उद्योगों में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट में फोकस करिए, ताकि वो इंडस्ट्रीज जो लैग कर रही हैं, जो कुछ इंडस्ट्री से पीछे हैं, वो भी तरक्की कर सकें और उनकी तरक्की से वो एरिया डेवलप हो सके और जो ऑलरेडी डेवलप्ड एरियाज हैं उनके बराबर आ सके। अब सप्लाई साइड की बात की जाए, सप्लाई साइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे आप बहुत सारे फैक्टर्स देख सकते हैं, इनको फटाफट पढ़ते हैं। सबसे पहला है सेविंग को प्रमोट करना, वॉलंटरी सेविंग, लोगों में सेविंग की भावना को जागृत करना, क्योंकि अगर सेविंग करेंगे तो उनकी सेविंग इन्वेस्टमेंट का रूप लेगी और वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगी। सेकेंड, टैक्स एंड कंपल्सरी लोन, टैक्स का परसेंटेज गवर्नमेंट कभी बढ़ाती है जिससे हम लोगों को नाराज़गी भी होती है एज अ सिटीजन, बट ये टैक्स वही तो चीज़ है जो सरकार हम पे खर्च करती है, जो हमारे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में मदद करता है। द थर्ड पॉइंट इज कंट्रोल ऑन कंजम्पशन लाइक लग्जरी आइटम्स, लग्जरी गुड्स जिनकी नेसेसिटी नहीं है, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम ऐसी वस्तुओं को अपनी लाइफ को और कंफर्ट में लाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह की वस्तुओं पे अपने खर्चे को कम करा जाए ताकि आप ज़्यादा सेविंग कर सके। दूसरा एक और तरीका है कंपलसरी सेविंग थ्रू हाई प्राइसेस। हाई प्राइसेस जैसे गवर्नमेंट कुछ चीज़ों पे टैक्सेस लगा के उसकी कीमत बढ़ा देती है, जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं, अब वो प्रोडक्ट हमारी रीच से बाहर हो जाते हैं। इसका मतलब है अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास पैसे हैं बट वो चीज़ हमें बहुत महंगी लगती है, तो कोई बात नहीं, वो चीज़ नहीं खरीदते, इस पैसे को जोड़ लेते हैं। तो एक तरह से आप अनिवार्य बचत करने लगते हैं। द नेक्स्ट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जाए। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जनरली हमारे यहाँ पे कृषि क्षेत्र में देखा जाता है, जब हमें लगता है कि एक मजदूर अगर उस फील्ड से हट जाए तो भी प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन में कमी नहीं आएगी, तो अगर ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हटेगा, वो किसी और प्रोडक्टिव जगह, किसी और इंडस्ट्री में जाएगा, तो वो और प्रोडक्शन करेगा और इनकम कमाएगा। द नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू इंडिया एंड लेस ऑफ इम्पोर्ट्स, विदेशी निवेशों को रोका जाए, विदेश में रहने वाले लोगों को यहाँ पे पैसा लगाने की परमिशन होती जो है फॉरेन कैपिटल, लेकिन उन्हें यहाँ पे मालिकाना हक नहीं मिलना चाहिए, और इम्पोर्ट आयात कम हो ताकि यहाँ की इंडस्ट्रीज में जो बनता है उसको यहाँ के कंज्यूमर्स यूज करें। नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट विशियस सर्कल। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, मेजर्स। पॉवर्टी को मापा या उसका मापदंड क्या है। यहाँ पे मैंने उस पॉवर्टी के मेजरमेंट को फेजेस में डिवाइड किया है। पहला फेज जिसे हम कह रहे हैं फेज 1, ये फेज था स्वतंत्रता से पहले। स्वतंत्रता से पहले दादा भाई नारोजी, ये नाम बहुत ही फेमस है इंडियन लोगों के लिए जो इकोनॉमिक्स को जानते हैं, जिन्होंने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी हुई है। दादा भाई नारोजी ने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मेथड को यूज़ किया था और पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया था। उनका ये मानना था कि जो जेल में कैदी हैं उन्हें जो खाना मिलता है उस खाने के मेन्यू के हिसाब से पॉवर्टी लाइन डिसाइड होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें बेसिक एक बहुत ही लो स्टैंडर्ड, एक मिनिमम स्टैंडर्ड का खाना मिलता है, और उस जितना भी उन्हें क्वांटिटी खाने की मिलती है, जैसे एक टाइम पे 2 रोटी और एक दाल की कटोरी, जितनी भी दाल है, तो वो जितनी उन्हें क्वांटिटी मिल रही है उस क्वांटिटी को आज के मार्केट रेट के हिसाब से आप डिसाइड करो, और उतना अगर आप कमा रहे हो तो आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर हो, वरना पॉवर्टी लाइन के नीचे हो। उन्होंने जेल में रहने वाले कैदियों के मेन्यू की क्वांटिटी के हिसाब से पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया था। उनका ये कहना था कि ये जो पॉवर्टी लाइन है इसमें जितना आप खपत सोच रहे हो उसमें बच्चों को भी शामिल किया जाए। व्हाट ही अज्यूम्ड इज कि जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है, लाइक लेट्स से दिस इज द टोटल पॉपुलेशन, इस टोटल पॉपुलेशन में उनका मानना था कि 1/3, लेट्स से दिस इज 1/3 बच्चे हैं, तो 2/3 क्या हुए, ये 2/3 हमारे एडल्ट हुए और ये 1/3 हमारे किड्स टोटल पॉपुलेशन में। अब इन 1/3 में भी आधे वो बच्चे हैं जिनकी डाइट 0 है, क्योंकि जस्ट पैदा हुए हैं जो कुछ भी नहीं खाते, और इस 1/3 के आधे बच्चे वो हैं जिनकी एडल्ट के कंपेरेटिवली आधी डाइट है, और बाकी 2/3 है जो फुल डाइट लेते हैं।
उन बच्चों को शामिल किया गया जो इस 1/3 आबादी वाले बच्चों में शामिल किया, आधा उपभोग करते हैं और वैश्विक आधार का आधे से भी कम, जो कि ना के बराबर है। इनको अगर आप प्लस करें तो आपको पॉवर्टी लाइन का अमाउंट ऑफ कंजम्पशन मिल जाएगा। एनीबडी गेटिंग दिस, ये गरीबी रेखा का इंडिकेटर है। ये था जेल कॉस्ट ऑफ इंडेक्स में। 1/3 पॉपुलेशन चिल्ड्रन है, उस 1/3 में से आधे हैं जो ना के बराबर कंज्यूम करते हैं और आधे हैं जो एक एडल्ट डाइट का आधा कंज्यूम करते हैं और बाकी 2/3 कितना कंज्यूम करते हैं? फुल। फिर आया फेज 2। इंडिपेंडेंस के बाद एक टास्क फोर्स का गठन हुआ 1979 में और उन्होंने मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन के बेसिस पे प्रोजेक्शन किया। उनका मानना था कि पॉवर्टी लाइन आपकी मिनिमम नीड्स और आपके कंजम्पशन पे डिपेंड होनी चाहिए और इसमें आया था हमारा कैलोरी इंटेक, जो आज भी बहुत फेमस है। व्हाट द टास्क फोर्स इन 1979 डिसाइडेड कि एक ग्रामीण और एक शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मिनिमम कैलोरी इंटेक जितनी होनी चाहिए, उतना अगर आप कैलोरीज ले रहे हो तो आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर हो, वरना पॉवर्टी लाइन के नीचे हो। जैसे रूरल एरियाज में अभी भी सबको याद होगा, सब लोगों ने सोशल साइंस में पढ़ा है, 2400 कैलोरीज पर डे और अर्बन एरियाज में 2100 कैलोरीज पर डे। अब रूरल में और अर्बन में फ़र्क क्यों है? क्योंकि रूरल में कहते हैं श्रम या मजदूरी ज़्यादा होती है, मैनुअल वर्क ज़्यादा होता है, जबकि अर्बन सिटीज़ में हम लोग मशीनों पर डिपेंडेंट ज़्यादा हैं। तो अगर एक एडल्ट अर्बन एरिया में 2100 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है तो वो पॉवर्टी के अंदर नहीं आता। लेकिन इस कॉन्सेप्ट की, इस फेस की भी कुछ लिमिटेशंस थी, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे हमने खाली खाने को इम्पोर्टेंस दी। हमने उन लोगों के बीच में अंतर नहीं किया जो नॉर्मली पुअर है और जो हमेशा पुअर रहते हैं। हम लोगों ने ये नहीं समझा कि गरीब कौन है, किसको मैक्सिमम हेल्प की ज़रूरत है। अब गरीबों में भी अलग अलग लेवल है, जो हमेशा गरीब हैं, जो कभी कभार गरीब है। जैसे हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी सीजनल पॉवर्टी, जैसे कोविड के कारण ये सब चीज़ें। फिर क्या खाली खाना, एक रूरल और अर्बन खाना इनटेक ही आपकी गरीबी को डिफाइन करता है? दूसरे फैक्टर्स जैसे सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, इन चीज़ों को, इन तत्वों को हमने इग्नोर कर दिया था। फाइनली आफ्टर मेनी थिंकिंग, लास्ट में ये 4 मेजर्स अडॉप्ट हुए थे जो आज भी काउंटेबल हैं। हेड काउंट इंडेक्स, पॉवर्टी गैप इंडेक्स, स्क्वायर पॉवर्टी गैप एंड सेन इंडेक्स। इनके बारे में भी एक स्लाइड जितना हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं हेड काउंट रेशियो पे। हेड काउंट रेशियो क्या है? इट्स अ वेरी इजी मेजरमेंट। ये एक टूल है जो पॉवर्टी को मेजर करता है बेस्ड ऑन व्हाट? द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन अपॉन द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। हेड काउंट रेशियो क्या बताता है? Q अपॉन N। Q का मतलब है टोटल पीपल जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, मतलब BPL, एंड N स्टैंड्स फॉर टोटल पॉपुलेशन। तो ये आपको क्या बताता है? हेड काउंट रेशियो आपको परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी बताता है। दिस इज द फर्स्ट टूल ऑफ मेजरिंग पॉवर्टी। द सेकेंड वन इज पॉवर्टी गैप इंडेक्स। ये टूल हेड काउंट रेशियो से एक ऑप्शन बेटर है, लेकिन इसको समझने के लिए आई विल पुट अप एन एग्जाम्पल टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल। पॉवर्टी गैप, मान लीजिए हमारे पास 2 एरियाज हैं, एक एरिया है A, एक एरिया है B। एरिया A में 4 मजदूर काम करते हैं, एरिया B में भी 4 मजदूर काम करते हैं। एवरेज अर्निंग एरिया में होती है 100 रुपये। तो लेट्स से यहाँ पे किसी को मिलता है लेट्स से 40 रुपये, किसी को 60, किसी को 100, किसी को 120, किसी को 140। बी एरिया में पहले जने को मिलता है लेट्स से 80, दूसरे को 90, तीसरे को 100, फिर 130, 150। अब देखा जाए तो ये 3 जने यहाँ और ये 3 जने यहाँ, ये 3 A के और ये 3 B के पॉवर्टी से ऊपर है, क्योंकि मिनिमम एवरेज हमने कितना लिया? हमने लिया 100। अब पॉवर्टी गैप क्या है? बी एरिया में देखो, बी एरिया में खाली 2 जने हैं जो 100 से कम कमा रहे हैं, लेकिन ये 80 पे और ये 90 पे है। तो इसको 100 पे लाने के लिए बाकी तीनों लोगों को ज़्यादा एक्सपेंस या ज़्यादा मदद नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए 20 चाहिए, इसके लिए 10 चाहिए। तो यहाँ पे पॉवर्टी का गैप क्या है? कम है। लेकिन अगर हम ए में बात करें तो जो सबसे ज़्यादा कमा रहा है और जो सबसे कम कर रहा है उसके बीच का गैप देखिए। इसको 100 पे लाने के लिए और इसको 100 पे लाने के लिए मतलब यहाँ पे +60 करना होगा,
यहाँ पे +40 करना पड़ेगा। तो इन तीनों लोगों को बहुत मदद करनी पड़ेगी। व्हाट इज पॉवर्टी गैप? पॉवर्टी गैप एस्टिमेट्स द डेप्थ। डेप्थ देखी जा रही है कि ए एरिया में डेप्थ कितनी है, वो बहुत सीवियर है, क्योंकि जो ज़्यादा कमा रहा है और जो कम कमा रहा है उनके बीच का गैप बहुत ज़्यादा है। एवरेज को देखो 100 के हिसाब से, और यही डेप्थ बी एरिया में क्या है, कम है। सो पॉवर्टी गैप मेजर्स द डेप्थ ऑफ पॉवर्टी एवरेज के हिसाब से। जैसे इस चीज़ को और एक बार और क्लियर करते हैं, लेट्स इरेज दिस। मान लीजिए ये आपकी पॉवर्टी लाइन है। अब ए सिटी जो थी उसमें जो पॉवर्टी लाइन से सबसे कम कमा रहा था वो यहाँ था, तो ये गैप, और जो बी सिटी थी उसमें जो पॉवर्टी लाइन के नीचे था वो यहाँ है, तो ये गैप। यहाँ पे बी एरिया में गैप कम है और ए में गैप ज़्यादा है, तो इस हिसाब से अगर हम ए और बी को कंपेयर करें तो ए में पॉवर्टी की डेप्थ क्या है, ज़्यादा है। नाउ आफ्टर दिस कम्स द थर्ड वन, स्क्वेयर्ड पॉवर्टी गैप। स्क्वेयर्ड पॉवर्टी गैप भी एक तरह से पॉवर्टी गैप वाला ही था। इट वॉज नोन एज P2। ये पॉवर्टी गैप इंडेक्स जैसा ही था, बट इसमें क्या हो रहा था, वी वर टेकिंग द स्क्वायर ऑफ द पॉवर्टी गैप रेशियो। आप क्या करते थे, स्क्वायर करके एवरेज निकालते थे। इसमें वेटेड रहता था और ये भी डेप्थ को ही मेजर करता था। व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, स्क्वेयर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स ऑल्सो नोन एज पॉवर्टी सिवियरिटी इंडेक्स और P2, इट्स ऑल्सो कनेक्टेड टू पॉवर्टी गैप। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पॉवर्टी गैप रेशियो के स्क्वायर को एवरेज करते हैं, और यहाँ पे हम वेट्स पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे एक होता था मीन और एक होता था वेटेड मीन, तो यहाँ पे वेट्स के हिसाब से इंपॉर्टेंस देके इट इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू पॉवर्टी गैप। नाउ कम्स द लास्ट, सेन इंडेक्स। सेन इंडेक्स ये नाम दिया गया है ऑफ कोर्स द फेमस इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन के नाम पे। सेन इंडेक्स में अमर्त्य सेन ने क्या किया था, उन्होंने 3 मेजर डायमेंशंस को लेके पॉवर्टी को मेजर करने का टूल बनाया। जैसे हमने अभी 3 डिस्कस किए थे, हेड काउंट रेशो। हेड काउंट रेशो आपको क्या बताता, नंबर ऑफ पुअर पीपल, तो उन्होंने इसको पहला फैक्टर लिया। सेकेंड और थर्ड थे हमारे स्क्वेयर्ड पॉवर्टी गैप और पॉवर्टी गैप, और वो आपको क्या बता रहे थे, डेप्थ, तो ये सेकेंड एलिमेंट लिया। इसके अलावा अमर्त्य सेन का ये कहना था कि अपार्ट फ्रॉम नंबर, डेप्थ, एक और चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन, उसका फैलाव, कि वो कितनी जगह फैली हुई है। इज इट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर एरिया या नॉर्मली हर एरिया में देखी जा रही है। तो इन तीनों को आप यूज़ करके, इन तीनों को सम अप करके आप एज अ टूल पॉवर्टी को मेजर कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।